बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो हमारा जो बेसिकली लास्ट टॉपिक है फ्रॉम द पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो पैथो रह जाएगी वो हम जो है इंशाल्लाह जो सर्जरी में है वो उसको हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे, लाइक कैन कार्सिनोमा जो है वो, या कोशिश करूंगा कि मैं उसकी जो एक अलहदा से एक छोटी सी वीडियो जो है बनाकर इसमें ऐड कर दूं। लेकिन आज जो है हमारा इंशाल्लाह पैथो का जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो आज जो है वो खत्म होने जा रहा है, एंड दैट इंक्लूड्स जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ब्रेस्ट पैथोलॉजी, ठीक है। तो ब्रेस्ट पैथोलॉजी है जो है ये बेसिकली इसमें से जो है यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एनआरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से एज इट इतने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, लेकिन जो है यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये बात होगी, और दूसरी बात ये कि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली टोटली रट्टा बेस्ड टॉपिक है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली इतनी कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को जो आपके लिए इजी बना दूं, ठीक है। आप जब फिर फर्स्ट एड से गो थ्रू हो जाओगे लेक्चर के बाद तो आपको जो है वो इजी लगे, ठीक है, ताकि आप रफ रफ जो है रट्टा ना लगाओ उसको। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि व्हाट आर द बिनाइन कंडीशन ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। बिनाइन कंडीशन ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने बिनाइन कंडीशन ऑफ द ब्रेस्ट देखनी है उसमें हमने सबसे पहले देखना है फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। व्हाट आर द फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस? फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, ठीक है। नाम से जाहिर हो रहा है सिस्ट और फाइब्रोसिस। इसमें जो है सिस्ट लाइक स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनते हैं और फाइब्रोसिस भी होती है, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ये बेसिकली प्री मेनोपाजल फीमेल्स में आपको देखने को मिलती है, प्री मेनोपाजल वुमेन में देखने को मिलती है लेस देन 50 ईयर्स में, ठीक है। और अगर इसकी एवरेज एज बताया जाए तो ये 20 टू 50 ईयर्स के दरमियान जो इस एज की वुमेन होती हैं उनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो वुमेन है ये रिप्रेजेंट करती हैं प्री मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट पेन के साथ, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट पेन के साथ जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं। क्यों? क्योंकि जब मेंसेस होते हैं तो आपको पता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ होता है, तो वो साथ साथ आपकी जो है ब्रेस्ट की जो है उसकी जो है वो टेम्पोरेरी जो है वो, अगर तो प्रेगनेंसी नहीं है तो टेम्परेरी जो है उसकी जो है प्रोलिफरेशन करवाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो ये फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हैं ये भी होते हैं, और जब ग्लैंड की प्रोलिफरेशन होती है तो वो एक कह लें कि आप दबाव डालता है, जिसकी वजह से आपको जो है ये पेन फील होती है इन पेशेंट्स में, ठीक है। अब आपने जो तीन बातें इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है वो ये याद रखनी है, दो तो आपको इसके नाम से पता चलेंगी, फाइब्रोसिस एंड द सिस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहली जो आपने बात याद रखनी है वो ये रखनी है ब्लू डोम शेप ब्लू फील्ड सिस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ब्लू डोम शेप फ्लूड फील्ड सिस्ट। नेटर एटलस की पैथो की बुक है जिसमें उन्होंने एटलसिस दिए हुए हैं पैथो से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें जो है इसकी बहुत बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी हुई है उन्होंने कि ब्लू डोम जो है वो कैसे दिखते हैं इन केस ऑफ फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में, ठीक है। एक ये बात होगी, सिस्टिक हो गया, ठीक है। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एपोक्राइन मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। ये पेपिलरी एपोक्राइन मेटाप्लेजिया होता है, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया होता है। ये फाइब्रोसिस्टिक वर्ड में शामिल नहीं है, तो ये आपके लिए न्यू वर्ड है। तो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो गया, ये आपको देखने को मिलता है। और जो थर्ड पार्ट जो कि आपको देखने को मिलती है फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, स्ट्रोमल फाइब्रोसिस। स्ट्रोमल फाइब्रोसिस जो है ये आपको देखने को मिलती है। ये तीनों बातें आपने नहीं बोलनी, बिकॉज ऑफ एग्जाम में जो है इन तीनों बातों से रिलेटेड जो है या वुमेन की एज दी जाती है, साथ में उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई जाती है कि ड्यूरिंग द पीरियड टू द मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुएशन जो है वो उसको ब्रेस्ट पेन होता है, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए आपने मार्क लगाना है फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ व्हाट इज फाइब्रो एडिनोमा। देखो मैं बिल्कुल सिंपल से आपको पढ़ा रहा हूँ, व्हाट इज फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है फाइब्रो एडिनोमा जो है ये मोस्ट कॉमन होता है इन फीमेल्स लेस देन 35 ईयर्स, मोस्ट कॉमन इन फीमेल लेस देन 35 ईयर्स ऑफ द एज, ठीक है। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है कि ये मोबाइल पेनलेस मास होता है, मोबाइल पेनलेस मास होता है। और ये जो आपने एक और बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इट इज एस्ट्रोजन सेंसिटिव, एस्ट्रोजन सेंसिटिव। इससे मुराद ये कि ड्यूरिंग जब एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में राइज होता है, लाइक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड पीरियड टू द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये यहाँ पर लिख देता हूँ, पीरियड टू
मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ये दो बातें नहीं बोलनी। अब मेंस्ट्रुएशन जब हो रही होती है या प्रियर टू द मेंस्ट्रुएशन जो है फेज एक चल रहा होता है, उसमें एस्ट्रोजन जो है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो हाई होते हैं। तो एस्ट्रोजन जो है जब इस मास की जारी बात है, ये एस्ट्रोजन सेंसिटिव है, तो दैट मींस कि एस्ट्रोजन जब इस पर आकर अपना काम करेगा तो ये ज्यादा प्रोलिफरेट होगा, तो इसको हम टेंडरनेस कहते हैं, ठीक है, टेंडरनेस हो जाएगी और इंक्रीज साइज इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रेगनेंसी में भी आपको पता है कि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, तो इन कंडीशन में जो है ये आपको जो देखने को मिलता है। अब ये जो फाइब्रो एडिनोमा है ये बेसिकली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जो है रिग्रेस हो जाता है, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन नहीं होता, तो रिग्रेसेस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फाइब्रोएडिनोमा ये होगा, देखो सिंपल सिंपल सा करवा रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रट्टा लगाओ, लेक्चर ले लो और उसके बाद जो एक मरतबा फर्स्ट एड को पढ़ लो, दैट इज फेयर इनफ फॉर यू, ठीक है। उसके बाद आ जाओ व्हाट इज इंट्राडक्टल पेपिलोमा, इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है, दिस इज अ स्मॉल यू कैन से कि ट्यूमर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रोसिस, और उस फाइब्रोसिस के अराउंड एपिथेलियल सेल की लेयर होती है, जिसकी वजह से इसको हम नाम देते हैं फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर, ठीक है। स्मॉल होता है ये, स्मॉल फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर, ठीक है, जो कि डक्ट को विद इन द डक्ट होता है, लेक्टिफेरस डक्ट के, इस वजह से इसको हम नाम देते हैं इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है। स्मॉल फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर विद इन द लेक्टिफेरस डक्ट, विद इन द लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने इसमें याद रखेंगे, इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निपल डिस्चार्ज, इधर इट विल बी अ ब्लडी और इधर इट विल बी अ सेरस इन द प्री मेनोपॉजल वुमन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मोस्ट कॉमन काज ऑफ निपल डिस्चार्ज, इधर ये तो क्या कह सकते हैं, ये ब्लडी भी हो सकता है और ये सेरस भी हो सकता है, ठीक है, इन प्री मेनोपॉजल वुमेन, जो कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन होती हैं, उनमें जो है अगर तो निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, यू हैव टू थिंक फर्स्टली कि ये इंट्राडक्टल पेपिलोमा होगा शायद, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ निप्पल डिस्चार्ज इन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन इज इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है। ये बात होगी, सिर्फ इतना इतना सा आपने याद रखना है, तो आपको जो है यही बहुत इनफ है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ व्हाट इज फेलोडस ट्यूमर, ठीक है। फाइलम का पता है, फाइलम हमने पढ़ा था, लीफ को हम कहते हैं, तो आपने इससे याद रखना है एक वर्ड, ठीक है। ये लार्ज मास होता है, ठीक है, दिस इज लार्ज मास ड्यू टू हाइपर सेलुलर स्टोमा, ड्यू टू हाइपर सेलुलर स्टोमा की वजह से ये लार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें जो आपको फाइंडिंग देखने को मिलती है, लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसको नाम देते हैं फेलोडस ट्यूमर, ठीक है। और ये जो कॉमन होता है ये ओल्डर वुमेन में कॉमन होता है, ओल्डर वुमेन में यूजुअली ये फिफ्थ डेकेड में जो है ये हमें देखने को मिलता है, और यू कैन से एज ऑफ 50 और मोर देन 50 में ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जो ऊपर हमने जितना कुछ भी पढ़ा, चाहे ये फाइलाइडोस ट्यूमर है, चाहे इंट्राडक्टल पेपिलोमा है, या फाइब्रो एडिनोमा है, या फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस है, इनमें जो आपने एक चीज याद ये रखनी है, तो ये याद रखनी है कि इन सब कंडीशन में जो है मायो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी बिनाइन कंडीशन है। एक एमसीक्यूज अगर आए आपको, ठीक है, और वो बता रहा है कि मायो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, या मायो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है, मायो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट दीज बिनाइन कंडीशन, ठीक है। बात याद रख लो वो ये कि मायोएपिथेलियल सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमने ऊपर बिनाइन कंडीशन पढ़ी है, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, फाइब्रोएडिनोमा, इंट्राडक्टल पेपिलोमा एंड फेलोडस ट्यूमर, ठीक है। ये जो मायोएपिथेलियल सेल जो है ये मैलिग्नेंट कंडीशन में नहीं होते, ठीक है। तो ये जो बात आपने हमेशा याद रखनी है, अगर तो क्वेश्चन में मायोएपिथेलियल सेल का जिक्र है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट बिनाइन कंडीशन, ठीक है, ये एक कीवर्ड समझ लो आप सब। अब आ जाओ व्हाट आर द मैलिग्नेंट कंडीशंस फॉर द ब्रेस्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं,
malignant condition ऑफ द ब्रेस्ट। राइटिंग मेरी थोड़ी सी बड़ी गंदी हो गई है और बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, लिखने वाला काम बहुत ज्यादा होता है मेरा, जिसकी वजह से जो है मैंने अपनी राइटिंग को बिल्कुल ही बकवास कर लिया हुआ है। वेल, मेलिग्नेंट जो कार्सिनोमा है वो दो तरह के होते हैं, एक नॉन इन्वेसिव होता है और एक होता है इन्वेसिव। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लो कि व्हाट इज इन्वेसिव एंड व्हाट इज नॉन इन्वेसिव। ठीक है, नॉन इन्वेसिव एंड इन्वेसिव, मैं एक ड्रा करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, नॉन इन्वेसिव हम उस ट्यूमर को कहते हैं जो कि बाउंड्रीज के विद इन द बाउंड्रीज ही रहता है, दैट इज कॉल्ड नॉन इन्वेसिव। ठीक है, एंड दैट इंक्लूड्स डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। इन सिटू का मतलब कि विद इन द बाउंड्रीज रहता है, इन सिटू का जहां भी वर्ड आ जाए आपने ये याद रखना है कि इट इज विद इन द बाउंड्रीज। ठीक है, इन सिटू। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद इन्वेसिव से मुराद ये है कि ये ऐसा ट्यूमर जो है ये विद इन द बाउंड्री जो है ये लिमिट नहीं रहता और ये जो है स्प्रेड हो जाता है बियॉन्ड द बाउंड्रीज। ठीक है, तो इसको जो है हम कहते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है, अब इसकी जो है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा भी है, दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा, ये डीसीआईएस की मोस्ट मैलिग्नेंट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद जो है इन्वेसिव ट्यूबुलर सॉरी लोबुलर कार्सिनोमा होता है, ये लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू की सीवियर और मोस्ट मैलिग्नेंट फॉर्म होती है, और मेड्यूलरी कार्सिनोमा भी होता है, म्यूसिनस भी होता है एंड इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इनको जो है हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ तो व्हाट इज डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। ठीक है, व्हाट इज डीसीआईएस। ठीक है, तो आपने बात जो सबसे पहले ये याद रखनी है वो ये याद रखनी है, इट इज अराइज फ्रॉम द डक्टल एटेपिया। ठीक है, अराइज फ्रॉम द डक्टल एटेपिया। ठीक है, जब ये अराइज होगा तो ये डक्ट को क्या करेगा, डक्ट के ल्यूमन को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, दैट फिल्स द डक्टल ल्यूमन, दैट फिल्स द डक्टल ल्यूमन। ठीक है, ये बात होगी एक। दूसरी बात ये कि आपको इस पर जो है माइक्रो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है, दैट इज अ की वर्ड फ्रॉम द फॉर द डीसीआईएस। ठीक है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है जब आप मेमोग्राफी करते हो तब, ऑन मेमोग्राफी। ठीक है, अब ये माइक्रो क्लासिफिकेशन जो है ये इट इज अ कीवर्ड बिकॉज ऑफ डीसीआईएस और एलसीआईएस में फर्क ये है कि इसमें एलसीआईएस में जो है माइक्रो क्लासिफिकेशन नहीं होती, और दूसरा फर्क ये है कि इसमें जो है लोब्यूल जो है वो डैमेज होते हैं या लोब्यूल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब डीसीआईएस की एक सब टाइप है उसको हम कहते हैं कोमिडो एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कोमिडो एडिनो कार्सिनोमा। इसमें भी माइक्रो क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन इसमें होता यह है कि सेंट्रल नेक्रोसिस विद डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, कोमिडो एडिनोकार्सिनोमा इट इज अ सब टाइप ऑफ डीसीआईएस एंड दैट इज एसोसिएटेड विद माइक्रो क्लासिफिकेशन तो होती ही होती है, लेकिन इसमें एक और चेंज आपको देखने को मिलता है, दैट इज सेंट्रल नेक्रोसिस, सेंट्रल नेक्रोसिस, और ये वर्ड आपने नहीं बोलना। ठीक है, और मायो एपिथेलियल सेल जो है इसमें एब्सेंट होते हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मायो epithelial cells are absent। ठीक है, अगर यहां पर ये वर्ड आ जाए व्हाट इज मायो एपिथेलियल सेल्स आर एब्सेंट, तो दैट इज ओनली रिलेटेड टू द डीसीआईएस। ठीक है, बाकी हम जितने भी इन्वेसिव कार्सिनोमा पढ़ेंगे उनमें मायो एपिथेलियल सेल का जिक्र नहीं होता, एब्सेंट वो होते हैं लेकिन उनमें जिक्र नहीं होता, रादर देन दिस टर्म उनमें जो है कोई और वजह होती है उन कार्सिनोमास की। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको हिंट मिलेगा कि अगर तो मायो एपिथेलियल सेल्स एब्सेंट है, ठीक है, अगर बताया हुआ उन्होंने और क्लासिफिकेशन हुई है, नेक्रोसिस हुई है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट डीसीआईएस। ठीक है, तो ये जो है आपने बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हम साथ साथ इन्वेसिव भी पढ़ेंगे साथ साथ नॉन इन्वेसिव भी पढ़ेंगे। अब हमने नॉन इन्वेसिव डीसीआईएस तो कर लिया, अब हम इसकी इन्वेसिव फॉर्म को पढ़ते हैं, व्हाट इज इन्वेसिव फॉर्म ऑफ डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं इन्वेसिव, या मैं रेड से लिख रहा हूं, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, अब ये जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है बेसिकली ये हार्ड होता है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर मास होता है, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑल द इन्वेसिव कार्सिनोमा, चाहे वो लोब्यूलर है, चाहे वो मेड्यूलरी है, चाहे वो म्यूसिनस है, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा है, इन सब में से जो मोस्ट कॉमन है वो ये है।
ठीक है। और ये इसकी जो क्लासिकल फाइंडिंग है वो ये होती है कि डक्ट लाइक मैलिग्नेंट सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन डिस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा। डक्ट लाइक मैलिग्नेंट cells are found in desmoplastic stroma. Desmoplastic stroma, ठीक है। उसके बाद जो आपने बात याद रखनी है, एक मैंने बात बताना भूल गया, स्टार्ट में मुझे बतानी चाहिए थी, वो ये कि जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं इधर दीज आर ईआर पॉजिटिव, ठीक है, इधर दीज आर पीआर पॉजिटिव, ठीक है, इधर दीज आर हर टू पॉजिटिव, ठीक है, या तो ये सिर्फ ईआर पॉजिटिव पीआर पॉजिटिव होते हैं या हर टू नेगेटिव होते हैं, ठीक है, या ये ट्रिपल नेगेटिव होते हैं, मींस कि ईआर भी नेगेटिव है, पीआर भी नेगेटिव है और हर टू भी नेगेटिव है। तो ये जो चीजें हैं ये समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है ये बेसिकली ईआर पीआर पॉजिटिव होता है, लेकिन जो हर टू है, ठीक है, ये वेरिएबल करता है, इट मे बी अ नेगेटिव और इट मे बी अ पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें भी जो है आपको मायोएपिथेलियल सेल जो है नहीं देखने को मिलते इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, बिकॉज ऑफ डक्टल डीसीआई इस पर क्या है, उसमें भी आपको मायोएपिथेलियल सेल नहीं देखने को मिलते। और जारी बात है ये भी डक्टल कार्सिनोमा दैट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ द डीसीआईएस, ठीक है, जो कि इन्वेसिव फॉर्म है डीसीआई सॉरी डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है मायोएपिथेलियल सेल जो है वो नहीं देखने को मिलते, ठीक है। अब हमारा जो रह गया वो कौन सा रह गया, सबसे पहले तो रह गया हमारा लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लोबुलर एल लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू LCIS, ठीक है। अब ये जो लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू है इसमें जो आपने बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ ईक एडहेरेंस, इट इज लॉस ऑफ ड्यू टू लॉस ऑफ ईक एडहेरेंस, ठीक है। और दूसरी बात जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आपने याद रखेंगे, देयर इज नो मास और क्लासिफिकेशन, नो मास और क्लासिफिकेशन, अनलाइक हमने डीसीएस में पढ़ा कि उसमें क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन एलसीआईएस में ऊपर मैंने बताया क्या कि एलसीआईएस में जो है क्लासिफिकेशन नहीं होती, एंड दैट इज कीवर्ड फॉर दोस टू कंपेयर फ्रॉम डीसीआईएस टू एलसीआईएस, ठीक है। उसके बाद जब आप टेस्ट करोगे तो ये आपको नेगेटिव ई कैडहेरिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मायोएपिथेलियल सेल की बजाय नेगेटिव ई कैडहेरिन जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, दैट इज लोबुलर कार्सिनोमा इन द सिटू। अब इसकी सीवियम फॉर्म पे आ जाए तो दैट इज इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, ठीक है, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। चूंकि ये सीवियर फॉर्म ऑफ द एलसीआईएस है जो कि इन्वेसिव है, तो इसमें जारी बात है वही सारा रोला होगा, ई के ढेरिन जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो इसमें जो नजर आता है, ठीक है, जब ई के ढेरन नहीं ना होंगे तो ई के ढेरन क्या करता है आपस में जोड़े रखता है चीजों को, तो ठीक है। तो ऑर्डरली रोज ऑफ द सेल्स आपको नजर आएगा इन केस ऑफ लोबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा, ऑर्डरली रोज ऑफ सेल्स, जिसको हम क्लासिक नाम देते हैं सिंगल फाइल, ठीक है, जिसको हम लाइंस ऑफ सेल्स भी कहते हैं, लाइंस ऑफ सेल्स, ये लाइन होगी सेल्स की, तो इसको हम लाइन ऑफ सेल्स कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है इसको हम कहते हैं सिंगल फाइल, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है इन फ्रॉम द इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बहुत शॉर्टली पढ़ा रहा हूं मैं, इतना इस पर जाने की जरूरत नहीं है, जितना आप इसमें डीप जाओगे ये रटे वाली बातें हैं तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, आप जो है फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है व्हाट इज मेड्यूलरी कार्सिनोमा, मेड्यूलरी कार्सिनोमा, ठीक है। तो मेडुलरी कार्सिनोमा में जो आपने सबसे पहली बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि बरका वन म्यूटेशन की वजह से जो है, बरका वन म्यूटेशन की वजह से जो है ये कार्सिनोमा होता है, एंड दैट इज ट्रिपल नेगेटिव, मींस कि ये ना ईआर पॉजिटिव है ना ये पीआर पॉजिटिव है एंड ना ही ये एचईआर हर टू पॉजिटिव है, दैट मींस कि ये ट्रिपल नेगेटिव है, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द BRCA1 म्यूटेशंस, ठीक है। और इसमें जो आपको क्लासिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है दैट इज लार्ज शीट्स ऑफ प्लियोमोटिक सेल्स, लार्ज शीट्स ऑफ प्लियोमॉर्फिक सेल्स, ये लाइन भूलनी है चाहे भूल जाओ, लेकिन अगला जो वर्ड है वो नहीं भूलना, बिकॉज दैट इज की वर्ड फ्रॉम द मेडुलरी कार्सिनोमा एंड दैट इज प्रेजेंस ऑफ द लिम्फोसाइट्स। जहां कहीं भी लिम्फोसाइट्स का जिक्र आ जाए, ठीक है, विद BRCA1 म्यूटेशन, यू हैव टू कंसीडर द मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक है। और ये वेल
सर्कमस्क्राइब्ड ट्यूमर होता है दैट आल्सो मिमिक्स द फाइब्रोएडिनोमा। लेकिन फाइब्रोएडिनोमा में ना तो आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं, ना ही आपको जो है बरका म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो फाइब्रोएडिनोमा जो है वो बेसिकली एस्ट्रोजन पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आएंगे उसका साइज जो है प्रियर टू द मेंस्ट्रुएशन इंक्रीज हो जाता है और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो भी इंक्रीज हो जाता है, और दैट इज ईआर पॉजिटिव। ठीक है, ईआर यू कैन से एस्ट्रोजन सेंसिटिव, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल नेगेटिव है, दैट मींस कि ईआर भी रूल्ड आउट है। तो मेडुलरी कार्सिनोमा, अगर ट्रिपल नेगेटिव की बात आ रही है तो आपने फाइब्रोएडिनोमा पर नहीं जाना, क्योंकि दिस अपीयरेंस लुक्स लाइक फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है, लेकिन ट्रिपल नेगेटिव का जिक्र हो गया है और बरका म्यूटेशन का जिक्र हो गया है और लिम्फोसाइट की प्रेजेंस है, देन यू हैव टू कंसीडर द मेडुलरी कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये मैं साथ में आपके कंसेप्ट बना रहा हूँ ताकि आपके जो है एक एक चीज जो है वो क्लियर हो। ठीक है, अब आ जाओ म्यूसिनस कार्सिनोमा। म्यूसिनस कार्सिनोमा का जो जिक्र है वो फर्स्ट एड में नहीं दिया हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जरूरी भी है कि क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ इसमें से भी एमसीक्यूज पूछ लिए रहते हैं। तो म्यूसिनस कार्सिनोमा, ठीक है, अब ये जो म्यूसिनस कार्सिनोमा है बेसिकली दैट ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट इन द म्यूसिन लाइक प्रोडक्ट। ठीक है, ट्यूमर सेल्स इन म्यूसिन, ठीक है, म्यूसिन पूल जिसको हम नाम देते हैं लेक्स। ठीक है, लेक्स में मछलियां होनी, लेक में पानी होता है, पानी जो है वो म्यूसिन को रिप्रेजेंट करता है और जो मछलियां होती हैं वो ट्यूमर को रिप्रेजेंट करती हैं। आपने इसको इस तरह से ले लेना। ठीक है, अब ये जो म्यूसिन कार्सिनोमा है ये आपको ओल्डर वुमेन्स में देखने को मिलता है, ओल्डर वुमेन्स में देखने को मिलता है, एंड दैट इज गुड प्रोग्नोसिस। ठीक है, जो अपने बात याद रखनी है, एंड दैट इज आल्सो ER and PR positive but HER2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो बातें आपने याद रखनी है। आगे मैं इंशाल्लाह आपकी इसकी क्लिनिकल केसेस की जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से जो है वो एग्जामिनर पूछ रहा है। मेरी कोशिश आइंदा से यही होगी, पिछली वीडियो जो इससे पहली वीडियो थी उसमें भी मैंने क्लिनिकल केसेस करवाए थे, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको साथ साथ जो है वो क्लिनिकल केसेस करवाऊं ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर पूछता कैसा। ठीक है, अब जो हमारा जो रह गया है वो रह गया है दो, और सबसे पहले जो हमने याद करना है वो है पैकेट डिजीज। ठीक है, बेसिकली मुझे पैकेट डिजीज को जो है वो DCIS के साथ करवाना चाहिए था, बिकॉज पैकेट डिजीज इज नथिंग बट इट इज एक्सटेंशन ऑफ DCIS। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी इधर पढ़ लेते हैं व्हाट इज पैकेट डिजीज। अब पैकेट डिजीज ऑफ द वल्वा भी होती है एंड पैकेट डिजीज इज द ऑफ द निपल भी होती है, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, तो ये आपने नहीं बोलना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पैकेट डिजीज ऑफ निपल। ठीक है, इट इज नथिंग but it is the extension of DCIS, extension of DCIS up to lactiferous duct, up to lactiferous duct। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका ये डक्ट है, ठीक है, एंड दैट इज योर lactiferous duct। ठीक है, उसके बाद जो है ये ओपन होता है, जो ये निपल में निपल की ओपनिंग होती है। ठीक है, अब ये जो DCIS जो है ये बेसिकली प्रेजेंट कहां पर होता है, इसमें जो डक्ट्स होती हैं, लेट मी ड्रॉ हियर। ठीक है, ठीक है, और ये जो आगे जो है ये फिर लगती फेरस डक्ट जो है ये हो जाती है स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो DCIS है ये यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही आप नजर देख रहे हो कि लगती फेरस डक्ट भी स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी एक्सटेंशन अगर यहाँ पर बढ़ जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पैगेट डिजीज ऑफ द निपल। ठीक है, और ये एक्सटेंशन जो है ये निपल तक फैल जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो अराउंड द निपल जो है वो रेशेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिकल फाइंडिंग है, अगर निप्पल के इर्द गिर्द जो है वो रैश हुआ हुआ है। ठीक है, आपने मेस्टाइटिस को नहीं ले लेना। ठीक है, मेस्टाइटिस जो है एक कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि फ्रीक्वेंट फीडिंग की वजह से हो जाती है, होती है, और वो बैक्टीरिया की वजह से जो है वो आपको देखने को मिलती है। लैक्टेशनल मेस्टाइटिस हम उसको कहते हैं, एंड दैट इज काज्ड बाय एस और एस। ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है एनआरई में, यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपोर्टेंट है और ये आ चुका हुआ है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वड ऑर्गेनिज्म इन द लैक्टेशनल मेस्टाइटिस, दैट इज एस और एस। ठीक है, तो जब ये डिजीज फैलती जाएगी, पैगेट डिजीज ऑफ द निपल, हम इसको पैगेट डिजीज ऑफ द निपल कहते हैं, तो आप देखोगे कि निपल के अराउंड जो है, ठीक है, वो आपको रैश नजर आएगा। ठीक है, तो दैट इज द पैगेट डिजीज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ना आपने इसको मेस्टाइटिस को कंसीडर करना है, ठीक है, ना आपने इसको इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट को आपने कंसीडर करना है। ठीक है, अब जो है, अब इसमें होता यह है कि इसमें जो है लार्ज क्लियर मैलिग्नेंट सेल आपको देखने को मिलते हैं इन द एपिडर्मिस। ठीक है, लार्ज क्लियर
malignant cells in एपिडर्मिस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये याद रखनी है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव होते हैं ये, जिसको हम पास भी कहते हैं, ठीक है। और म्यूसिन पॉजिटिव भी होते हैं ये, ठीक है, म्यूसिन पॉजिटिव एंड हर टू पॉजिटिव भी ये होते हैं। इसमें सारा चीज पॉजिटिव आपको देखने को मिलती है, एंड दैट इज फैगेट डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट पे, एंड दैट इज इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, एंड दैट हैज द पुअर प्रोग्नोसिस अमंग ऑल ऑफ द इन्वेसिव कार्सिनोमास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये रैपिडली एनलार्जिंग ब्रेस्ट होती है, इसमें रैपिडली एनलार्जिंग ब्रेस्ट देखने को मिलती है, और ब्रेस्ट के अराउंड जो है वो एरिथमा होता है एंड एडिमा होता है, ठीक है, एरिथमा एंड एडिमा। और इस कंडीशन को हम क्लासिकल नाम देते हैं पीयूडी ऑरेंज, पीयूडी ऑरेंज लाइक अपीयरेंस आपको जो है वो नजर आती है, एंड दैट इज देयर इज नो ओपन मास प्रेजेंट इन दिस डिजीज बिकॉज ऑफ इट इज अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। और इसमें जो है प्रोग्नोसिस जो है वो पोर होती है, अबाउट 50% जो केसेस हैं इससे वो विद इन अ 5 ईयर ऑफ स्पैन में डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है, एंड दैट हैज पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। अब जब हिस्टोलॉजी जब आप करोगे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हिस्टोलॉजी पर आपको नजर आता है ट्यूमर इम्बोलाई विद इन द डर्मल लिम्फेटिक्स, ठीक है, ट्यूमर एम्बोलाई विद इन द डर्मल लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो जब डर्मल लिम्फेटिक्स ही obstruct हो गया तो जो लिम्फ है उसको उसकी obstruction हो जाएगी, तो दैट विल लीड्स टू swollen और एडिमा, एडिमा हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है, एंड दैट इज HER एंड PR नेगेटिव, लेकिन ये हर टू पॉजिटिव होते हैं, बट वेरी करता है, मे बी इट मे बी हर टू नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये आपने बातें जो है वो कभी भी नहीं भूलनी, ठीक है, और इनको जो है आपने हमेशा से जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको केसेस दूं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपने अगर वीडियो अच्छे से की है या देखी है तो आपको आंसर्स पता होने चाहिए, ठीक है। अ पेशेंट केम टू यू हु इज कंप्लेनिंग ऑफ पेनलेस मोबाइल ब्रेस्ट मास, ठीक है, उसकी एज जो है 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, ठीक है, जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 ईयर ओल्ड वुमेन है, ठीक है, मोबाइल ब्रेस्ट मास है, ठीक है, और वो कहती है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और जब आपने हिस्टोलॉजी की उसकी तो दैट शोज अ फाइब्रस स्ट्रोमा एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम व्हिच इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है। फाइब्रो एडिनोमा में हमने पढ़ा था कि ये जो है उनमें होता है ह्यूमंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज में, और ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव होता है। एस्ट्रोजन पॉजिटिव होने की वजह से जब जब उसकी लाइफ में ऐसे इवेंट आएंगे कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा ज्यादा, तब तब इसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा, और वो दो कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, इधर ड्यूरिंग पीरियड टू द मेंस्ट्रुएशन एंड इधर ड्यू टू द प्रेगनेंसी, तो दैट इज अ क्लासिकल केस ऑफ फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एक और केस है, एंड दैट इज a patient elderly woman came to you with a slow growing breast mass, ठीक है, elder woman है, ठीक है, came to you and complaining of slow growing breast, ठीक है, slow growing breast mass, ठीक है। और आपने जब हिस्टोलॉजी की तो हिस्टोलॉजी पर आपको देखने को मिला कि जो ट्यूमर सेल जो है वो फ्लोट कर रहे हैं इन पूल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर म्यूसिन, ठीक है, ट्यूमर सेल फ्लोट इन एक्स्ट्रा सेलुलर म्यूसिन which is most likely diagnosis, ठीक है। जारी बात है म्यूसिनस कार्सिनोमा, म्यूसिन का वर्ड आ गया तो आपको समझ आना चाहिए दैट इज
म्यूसिनस कार्सिनोमा की बात हो रही है, ठीक है। एक आधे और केस की तरफ जाएंगे, उसके बाद जो है हम अपनी वीडियो वाइंड अप करते हैं। तो ऐसे ही आपने केस बनाने होते हैं, ठीक है। अ प्रीमेनोपॉजल वुमन came to you with the complaint of bloody nipple discharge, ठीक है। Biopsy shows papillary fronts with the fibrovascular cores lined by both epithelial and myoepithelial cells। तो यहाँ पर myoepithelial cell present है, that means कि इसकी जो कंडीशन है वो बिनाइन है, ठीक है। एक ये बात होगी आपकी, और दूसरा वो कह रहा है कि जब आपने बायोप्सी की तो बायोप्सी करने पर जो आपको देखने को मिला दैट इज फाइब्रोटिक टिश्यू सराउंडेड बाय एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर, ठीक है। कहां पर पेपिलरी आप ये जो है जो डक्ट है उसमें आपको नजर आया, ठीक है। और उसकी कंप्लेन क्या है कि उसको ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, एंड दैट इज अ क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है। इंट्राडक्टल पेपिलोमा, ठीक है। एक और केस हम कर लेते हैं। अ पेशेंट केम टू यू, ठीक है, उसको ब्रेस्ट ट्यूमर है, ठीक है, दैट शोज द शीट्स ऑफ लार्ज प्लियोमॉर्फिक सेल्स एंड डेंस लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इनफिल्ट्रेट, ठीक है। क्या बता रहा है कि एक पेशेंट आया है, ठीक है, जिसके ट्यूमर की जब हमने बायोप्सी की, ठीक है, तो हमें जो है लार्ज ब्रेस्ट देखने को मिली, दैट कंसिस्ट ऑफ प्लियोमॉर्फिक सेल्स प्लस लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इनफिल्ट्रेट, लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इनफिल्ट्रेट। तो लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इनफिल्ट्रेट का मतलब ये है कि दैट विल बी अ मिड्यूलरी कार्सिनोमा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बरका वन म्यूटेशन देखने को मिलती है, एंड दैट इज द कैंसर हु इज ओनली ट्रिपल नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस तरह के केसेस आपको बनाकर दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ और भी केसेस बनाकर दिए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ उसमें पूछ लिया। यूएस में जो है वो इस तरह से नहीं आता केसेस, उसमें बेसिकली आपको डायग्नोज करने को नहीं कहा जाता, लेकिन वो आपकी पैथो को देख रहे होते हैं कि इस बच्चे की जो है पैथो जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। वो आपको क्वेश्चन में ही बता देते हैं कि हमने डायग्नोज कर लिया कि इट इज अ केस ऑफ इंट्रापेपिलोमा डक्ट। फिर वो बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है। नीचे ऑप्शन होगा, ठीक है, निपल डिस्चार्ज, ठीक है। नीचे ऑप्शन होगा यूटेरस इनलार्जमेंट, ओवेरियन इनलार्जमेंट, ठीक है, P10 म्यूटेशन। तो आपने आंसर लगाना है दैट इज निपल डिस्चार्ज। जो इंट्राडक्टल पेपिलोमा दैट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद निपल डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये जो बातें आपने इस तरह से याद रखनी है। एनआरई पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से मैंने बता दिया कि कैसे केसेस आते हैं, यूएसएमएल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया आपको कैसे केसेस आते हैं। बाहर ये छोटी वीडियो होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आइंदा से जो है अब जो है नेक्स्ट ऑनवर्ड जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी मैं आपको जो है वो अच्छे से करवा दूं। अब ये जिसने टॉपिक कर लिया, जिसने ये लेक्चर ले लिया है, फॉर दोस्त ये जो कहते हैं ना कि यार ये ब्रेस्ट कैंसर वाला जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ये बड़ा रफ है और बहुत रफ है। जब मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने किया था ये तो मुझे बहुत रफ लगा, तो मैंने यार एक मरतबा ठान ली कि यार नहीं अब इसको मैंने करना ही करना है। देन आई गो फॉर, मैंने फर्स्ट एड को खाली नहीं पढ़ा, मैंने फिर रैपिड रिव्यू ऑफ द पैथोलॉजी वो भी किया, मैंने उसको भी देखा, मैंने पैथोमा को भी देखा। पैथोमा में भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने रोबीज को खोल के देखा तो वहां पर भी जो है बहुत रफ रफ इन्फॉर्मेशन थी। देन आई सिलेक्ट द गुड बुक दैट इज रैपिड रिव्यू ऑफ द पैथोलॉजी, ठीक है। उसके साथ फिर जो है मैंने नेटरेटलस पैथोलॉजी है, उसमें पैथो की बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन दी हुई होती है, मैंने उसको साथ में लिया। फिर जो है मुझे अच्छी तरह से ये समझ आया, और जो कुछ मुझे समझ आया, जिसको मैंने वक्त लगाया अपने समझने में, घंटों लगाए, उसको मैंने जो आपको 40 मिनट्स में जो है एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगेगी और आपको ये समझ आ जाएगी। लेक्चर्स लेना खाली जरूरी नहीं है, लेक्चर लोगे आपके आप एक मरतबा आपके दिमाग में जो चीज है वो बैठ जाएगी, लेकिन जब आप एक मरतबा गो थ्रू नहीं होगी बुक से तो वही जो लेक्चर है वो आप स्किप कर जाओगे, ठीक है। आपके दिमाग में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो स्किप हो जाएगी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो बेटर यही है कि यार पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद सॉरी लेक्चर लेने के बाद जो है बुक पढ़ो, बुक रीड करने के बाद जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। कोशिश किया करो कि खुद एमसीक्यूज बनाओ, ताकि आपका जो वो खुद बनाने की एबिलिटी है वो भी स्ट्रांग हो, और आपको पता चले चले कि किस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं। और कोशिश किया करो क्लिनिकल केस के जो है एमसीक्यूज बनाया करो। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, दुआओं की जरूरत है हमेशा हमेशा के लिए। मैं यही कहता हूँ कि मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे सिर्फ अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी फार्मा के ऊपर होगी। अगर कोशिश करूंगा कि मैं मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से जो कार्सिनोमास जो है उन पर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम फार्मा की तरफ आगे जाएं और हम जो है इंशाल्लाह इस सिस्टम को जो है वाइंड अप करें, और फिर वाइंड अप करके जो है जीआईटी पर आ जाएं। और जीआईटी इट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एनआरई पॉइंट ऑफ व्यू,
एनआई पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीएटी सबसे टॉप पर है, ठीक है। उसकी जनरल सर्जरी ले लो तो उसमें भी वो, उसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।